हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रबलीन एंड आई वेलकम यू ऑल टू चैंपियंस ऑफ आकाश। ये जो हमारे चैंपियन अभी आने वाले हैं ना, इनके बारे में एक बहुत ही खास बात मुझे पता लगी है। इनके टीचर्स इन्हें कहते थे कि बेटा अभी पीएचडी नहीं करनी है, नीट का एग्जाम नहीं देना है, इतनी डेप्थ में क्यों घुस रहे हो। लेकिन इनके सवाल थे जो खत्म ही नहीं होते थे। तो आज हम उन्हें इधर बिठा के उनसे सवाल जवाब करेंगे। सो लेट्स वेलकम दक्ष ऑन द स्टेज विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। So Daksh, how are you feeling? क्या expect किया था? Over expected? क्या हुआ क्या नहीं? I'm feeling very nice, and ma'am, after such a long journey of 2 years, and now I'm feeling very nice, ma'am. तो ये जो इतने सालों की मेहनत है ना, it's in this one exam. तो पहले तो आपने कैसे सोचा कि मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना है और मुझे यही चीज करनी है? Ma'am, it's all started in class 10th when I enrolled for NTH exam. NTH के बारे में मुझको मेरे एक फ्रेंड के से पता चला था। वो 9th-10th में क्लासरूम कोर्स लिया था उसने, और उसने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे मेरे साथ। तो मुझे उसके एक्सपीरियंसेस से लगा कि यस, आकाश इज द राइट प्लेटफॉर्म। तो मैंने NTH में एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम से अच्छा रिजल्ट आया एग्ज़ाम का, और फिर मैंने मतलब एडमिशन लिया आकाश में। 10th क्लास में बहुत ही क्रूशियल होती है, एक ऐसी स्टेज होती है जहां बच्चा अपना पूरा आगे का करियर डिसाइड करता है ना। और बहुत सारी स्ट्रीम्स है, कॉमर्स है, साइंस है, साइंस में भी इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, आर्ट्स है। तो हाउ डिड यू चूज कि ओके मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है? मैम, वैसे बाय प्रोफेशन मेरे जो फादर हैं वो इनकम टैक्स लॉयर हैं, बट उन्होंने कभी भी ऐसे प्रेशराइज नहीं किया कि मुझे मतलब उन्हीं की लाइन लेनी है। मैं सारे ऑप्शंस ओपन थे मेरे सामने। तो मेरे पास उन्होंने कहा कि यू टेक टाइम एंड कंसीडर कि आप मतलब इस स्ट्रीम में जाएंगे तो क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे आगे करियर बनाने के लिए। तो मैंने मतलब अबाउट 1 मंथ सब मतलब जो अपने टीचर्स से उनसे डिस्कस किया, और अपने एल्डर्स जो मेरी फैमिली में उनसे डिस्कस किया, एंड देन आई थॉट मेडिकल इज द राइट स्ट्रीम बिकॉज बायो मेरे को अच्छा भी लगता था, एंड मैथ्स में थोड़ा मैं वीक था। आई एम श्योर आपकी जर्नी में भी कहीं अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, कभी अच्छे स्कोर आए हैं, कभी अच्छे स्कोर नहीं आए हैं। तो उस टाइम पर आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया है? मैम, जैसे 11th के लास्ट तक मेरे मतलब कि काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। AITS होते थे मैम हमारे, तो फुल सिलेबस AITS पे मेरे 700 क्रॉस कर गए थे। मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था अपने अंदर। और तो फिर मेरे को 12th में AITS थोड़े लेट स्टार्ट होते हैं, पहले सिलेबस कंप्लीशन होती है 3-4 चैप्टर्स की। तो फिर 12th के AITS स्टार्ट हुए, तो मैं शायद उस टाइम ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, क्या हो गया, मेरे मार्क्स मतलब एवरेज जो स्कोर रहता है उससे भी कम आ गए। तो फिर मैं काफ़ी वरीड हो गया, एंशियस हो गया। मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ भी सेम सिनेरियो हो गया। तो फिर हमने एक दूसरे को मोटिवेट किया, हमने कहा ठीक है, वी शुड जस्ट कंसीडर आवर मिस्टेक्स। और ऐसे में एक सिचुएशन आई थी लास्ट के 3 मंथ्स में। एक्चुअली मैं एग्ज़ाम मई में था, तो जनवरी फरवरी, क्योंकि उस टाइम मैम प्रैक्टिकल्स भी हो रहे थे साइमल्टेनियसली, और बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करनी थी, और उसके बाद फिर नीट की। और फिर मैम मुझे लगा कि गैप बहुत कम है, मार्च अप्रैल ही है मेरे पास, 2 मंथ्स ही है। क्योंकि इस बार जो है प्री कोविड जैसे एग्जाम होता था उसी टाइम पे एग्जाम हुआ। मुझे लगा जून जुलाई तक होगा, और प्लानर भी उसके अकॉर्डिंग आए हुए थे कि जून जुलाई तक मतलब टेस्ट शेड्यूल कर रखे थे। फिर सब में मतलब कि जो टेस्ट वगैरह थे वो अप्रैल में सारे शिफ्ट कर दिए, हर संडे को टेस्ट हो रहे थे। तो उस टाइम पे थोड़ा सा एंग्शियस हुआ था मैं, बट यस मैम, फिर पेरेंट्स से मोटिवेट किया और फिर सब सही हुआ। जो अपने नोट्स थे आप कैसे मेंटेन करते थे? मतलब हर एक बच्चे का अपना एक तरीका रहता है, कई लोग अंडरलाइन करते हैं, कई पॉइंटर्स नोट डाउन करते हैं, और कई मल्टीपल जगहों में से करके एक जगह पर नोट डाउन करते हैं। तो हाउ डिड यू मेक श्योर कि मतलब यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग? यस मैम, नोट्स मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि लास्ट के जो मंथ होते हैं उसमें आप कोई बुक उठा नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता, सिलेबस बहुत लंबा होता है। तो नोट्स मेरे को लगता है कंसाइज होने चाहिए आपके। मैंने कंसाइज करने की बहुत कोशिश की है, और मतलब काफ़ी हद तक मैंने करे भी। मतलब मैं चाहता था कि NCERT नोट्स में आ जाए, मॉड्यूल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी नोट्स में आ जाए, और कोई और भी बुक कर रहा हूँ टेस्ट के क्वेश्चन है वो भी नोट्स में आ जाए। क्योंकि ये होता है कि टेस्ट में आपने गलती कर दी, ठीक है, पर ये उससे इंश्योर नहीं हुआ कि आप वो गलती दोहराएंगे नहीं। तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए मतलब मैं उनको नोट्स में जॉट डाउन कर लिया करता था पॉइंट्स को। तो जब आपने आकाश ज्वाइन किया है ना, तो स्टार्टिंग में आपको कैसे उस तरह से ग्रूम किया गया, और मतलब आकाश ने क्या रोल प्ले किया है कि आप आज हमारे साथ बैठे हैं और इतना अच्छा स्कोर किया है आपने? मैम, वैसे आपको बताया कि जब मैंने जर्नी स्टार्ट की मैं काफ़ी एक्साइटेड था, पर कोई डायरेक्शन नहीं थी मेरे पास कि मुझे मतलब कैसे करना है। तो आकाश ने मुझे डायरेक्शन दिखाई है। एक्चुअली मैम, मेरे को लगता था कि सिलेबस की रिवीजन सफिशिएंट नहीं हुई है। मतलब कि मेरे को लगता था, जब मुझे पता चला कि हाँ सिलेबस काफ़ी है और उसकी रिवीजन करना एक ईजी पार्ट नहीं रहेगा,
बट फिर मैंने देखा कि आकाश में 3 लेयर टेस्ट होते हैं, जैसे FTs फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसके बाद TTs होते हैं, उसके बाद AITs होते हैं। तो ये 3 लेयर टेस्ट के कारण ना मैम वो सिलेबस ही 3 बार तो रिवाइज हो ही जाता था एटलीस्ट। तो यानी ये तो था कि एटलीस्ट सिलेबस 3 टाइम्स रिवाइज हो गया, और उससे ज़्यादा अगर मतलब मान लीजिए कि टीचर कहते हैं कि वो अपने लेवल पे कोई टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, तो उससे एक आध लेयर और एडिशनल आ जाती थी। टीचर्स ने भी मैम काफ़ी गाइड किया, मतलब शुरुआत में जैसा मतलब कि मैं काफ़ी मतलब थोड़ा जाया करता टॉपिक में, मतलब काफ़ी बुक्स रेफर कर ली कि हाँ टॉपिक में काफ़ी जानना है। तो फिर टीचर्स ने बताया, उन्होंने बेंचमार्क कहा कि नीट में आप अगर ऐसे करेंगे तो आप मतलब आपका स्कोर ड्रॉप करेगा, कि आप ओवर थिंकिंग में जाएंगे। उन्होंने मतलब प्रीवियस जो स्टूडेंट्स थे जो ऐसा करते थे मेरी तरह, उनके एक्सपीरियंस उनके बताए कि भले ही वो उन्होंने ओलंपियाड वगैरह में अच्छा परफॉर्म किया, बट उनकी नीट में ड्यू टू दिस ओवर थिंकिंग, ड्यू टू मतलब ज़्यादा रिसर्च करने के कारण उनके काफ़ी मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, मतलब उनकी रैंक काफ़ी अच्छी आ सकती थी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा गाइडेंस का रोल रहा है मैम। ये रही फैकल्टी मेंबर्स की बात है ना, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आजकल हर फील्ड में, अगर मैं बात करूँ, और स्पेशली मेडिकल फील्ड में, व्हेन देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गोइंग विद दिस करियर। तो किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसे लगा कि शायद आप कहीं पीछे ना रह जाओ, लाइक बीइंग पार्ट ऑफ द क्राउड, और उस तरह से वो रिजल्ट्स ना लेके आ पाओ? कोई भी ऐसा फेज था, कोई भी ऐसी सिचुएशन लगी थी आपको अपनी पूरी जर्नी के ड्यूरिंग? यस मैम, मतलब जब मैंने बैच ज्वाइन किया मैंने देखा कि मतलब कि मेरे एनथे में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था। पर मैंने देखा कि मेरे से भी अच्छी रैंक बच्चों की आई है एनथे में, और आगे भी टेस्ट हुआ करते, तो टेस्ट मतलब होते थे, तो मैंने देखा काफ़ी कॉम्पिटिटर्स थे मेरे, मतलब मैम मतलब काफ़ी शार्प बच्चे थे। कुछ बच्चे थे जिनकी रिवीजन पावर, मेमोरी काफ़ी अच्छी थी। कुछ थे जो मतलब कि टॉपिक को बहुत बार रिवाइज कर पाते, कुछ थोड़ा अच्छी तरह मतलब कि और अच्छी उनकी अप्रोच थी मेरे से। तो मुझे लगा कि यार अभी मतलब मैं जैसे सेंटर पे हूँ, यहाँ पे ही मतलब 5-6 बच्चे हैं, ऑल ओवर इंडिया कितने बच्चे होंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा डर लगता था कभी कभी। फिर मैं टीचर से डिस्कस करता था कि इसमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बस टिप्स बताई कि आप कैसे अपना 100% दे सकते हैं। तो वहाँ से ऐसे तो कहते हैं ना कि नॉलेज मतलब जितनी है, जितनी आप आगे बांट पाओ उतना बेहतर होगा। तो हमारे फ्यूचर चैंपियंस जो है वो यहाँ पर बैठे हैं, और इनके कुछ सवाल है आपकी रूटीन को लेकर, या आपने क्या क्या मुश्किलों का सामना किया, व्हाट वाज दैट यू डिड राइट, व्हिच वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो इनके कुछ सवाल है, लेट्स ओपन द फ्लोर टू देम। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना सारा सिलेबस है हमारे पास, 2 साल लग जाते हैं वो कंप्लीट करने में ही, तो उसको फिर रिवीजन के टाइम पूरा एकोमोडेट कैसे करना होता है? यस, ऐसा लगता है हमको कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, बट एक्चुअली अगर हम रोज़ की इफेक्टिव आवर्स दें, कि हम इंश्योर करें कि जो हम आज हमने पढ़ा है वो मतलब हम कंसोलिडेट करें उसको, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ सिलेबस को आप मतलब पीस बाय पीस कवर कीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया भी, नोट्स को कंसाइज रखिए, आप थोड़ा नोट्स को कंसाइज रखिए। मतलब आप मटेरियल है, अब आपके पास कई मटेरियल है, आपके पास जैसे स्टडी पैकेज है, आपके पास टेस्ट होते हैं, आपके एनसीईआरटी है, तो लगता है कि यार काफ़ी मतलब एक चैप्टर में काफ़ी रेफरेंसेस आ गए, तो आप कंसाइज कीजिए उसको, अपने नोट्स में आप मतलब पॉइंट्स को जॉट डाउन कीजिए जो आपको लगे मीनिंगफुल हैं। तो ऐसे करने से नोट्स कंसाइज होंगे। और कुछ बच्चे करते भी शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो मैंने तो वैसे कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, बट यस अगर आपके लिए वो वर्क करते तो आप उसके लिए जा सकते हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर आपका भी कोई ऐसा पैटर्न रहा होगा कि व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट नॉट वर्क्स फॉर यू। तो अगर मैं बात करूं फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले, आपका क्या थॉट था और क्या प्रोसेस था कि आप कौन सा सेगमेंट पहले अटेम्प्ट करेंगे और किसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इस पे इतना टाइम लगाएंगे? तो व्हाट वाज योर वे ऑफ अटेम्प्टिंग, व्हाट वर्क फॉर यू? मैम मैंने अपने लास्ट के 1 मंथ में और नीट में एक ही पैटर्न ऑप्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स, देन बायोलॉजी एंड देन केमिस्ट्री, क्योंकि मुझे जब ऐसा लगता था फिजिक्स अगर मैं कर लेता हूँ 50 मिनट्स के अंदर, तो कॉन्फिडेंस आ जाता था कि अब पेपर मतलब पकड़ में ही है। तो उसके मैं बायोलॉजी करता था, बायोलॉजी जल्दी हो ही जाती है, और फिर केमिस्ट्री। ऐसा इसलिए करता था, फिजिक्स में सॉल्विंग पार्ट हो गया, उसके बाद बायो में थोड़ा सा जल्दी होता है, रिलैक्स मोड में जल्दी हो जाता है, उसमें केमिस्ट्री दोनों का मिक्स हो जाता है। तो मैं ऐसे किया करता मैम। और यस, अगर कोई क्वेश्चन मुझे लगता था कि यार इसमें मुझे टाइम लग रहा है, तो मैं उसको छोड़ दिया करता, उसको आखिर में ही किया करता था। ओके, यस प्लीज। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हम ये पॉइंट छोड़ रहे हैं तो कहीं यही एग्ज़ाम में ना आ जाए, या फिर ऐसा क्वेश्चन पहले आया हुआ है, तो मतलब इस चीज़ को लेकर आप मतलब क्या करते थे? वही मैंने कहा ना कि आपको मतलब अपनी लर्निंग कंसोलिडेट करनी है, मतलब आपको इंश्योर करना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो मतलब आपको एंड पॉइंट तक याद रहे। वैसे इसको इंश्योर करना मुश्किल होता है लर्निंग पार्ट में, कंसेप्चुअल तो याद रहता ही है। अगर कोई मतलब फिजिक्स की इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv स्क्वायर, वो तो हमको एंड तक याद रहेगी, वो सिंपल इक्वेशन भी होगी एक।
तो कंसेप्चुअल तो याद रहेगा ही लॉन्गर टाइम, आप मानते हैं बात। आप जो लर्निंग पार्ट के लिए मैं क्या करता, मैं लर्निंग पार्ट के लिए जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना वो बना लिया करता, उनको सामने चिपका लिया करता अपने। लर्निंग पार्ट के लिए मेरे को वो लगता है कि लर्निंग पार्ट में ही होता है कि आपका मतलब ये होता है कि आप फॉरगेट कर सकते हैं उसको एंड टाइम पे। तो लर्निंग पार्ट पे थोड़ा सा आपको मतलब ये है कि स्टिकी नोट्स बना लिया, जो भी आपके लिए काम करता है आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर उसको अलग हाईलाइटर से, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। आपकी जर्नी के ड्यूरिंग कई दिक्कतें रही होंगी प्रिपरेशन में कि कैसे तैयारी करूं कैसे ना करूं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जर्नी के ड्यूरिंग आपको किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? लकीली मेरा एक स्कूल फ्रेंड था, वो 9th-10th में आकाश का उसने क्लासरूम कोर्स ज्वाइन कर रखा था और वो वीकेंड पे जाया करता ट्रांसपोर्ट से। तो मैंने उसका एक्सपीरियंसेस जाना, तो मुझे लगा हाँ आकाश इज द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, मुझे अच्छी क्वालिटी कोचिंग मिल जाएगी और वो भी मतलब घर पे रहते रहते। तो मैंने आकाश ज्वाइन किया। मैम मेरा वीकेंड जो बैच था, मतलब वीकेंड प्रोग्राम जो आकाश का मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि देखिए वीकेंड हम जाते थे सैटरडे संडे, मैं ट्रैवल करता था जींद से रोहतक, और मेरे पास मंडे टू फ्राइडे। अब मंडे टू फ्राइडे मेरे पास ये टाइम था, आई कैन कंसोलिडेट व्हाट आई हैव लर्नड इन 2 days। तो मतलब मैं अपने डेज को डिवाइड भी कर लिया करता था कि मंडे ट्यूसडे मैं ये करूंगा, वेडनेसडे को ये करूंगा, थर्सडे फ्राइडे ये करूंगा। तो यस मतलब, और पर प्रॉब्लम्स आया करती कि अब मंडे टू फ्राइडे मुझे अपने आप से डिसिप्लिन मेंटेन करना था, क्योंकि ऑफ कोर्स सैटरडे संडे तो था कि डिसिप्लिन है कि जाना है आना है और नोट्स रिवाइज करने, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे मुझे खुद से डिसिप्लिन मेंटेन करना था, वो एक थोड़ी सी थी। कभी क्लासेस भी हो जाया करती थी, जैसे कभी कभी सर वेडनेसडे को क्लासेस ले लिया करते थे, अगर सिलेबस थोड़ा लैग कर रहा है और सिलेबस की थोड़ी पेस बढ़ानी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी है, तो उसके लिए सर वेडनेसडे को भी क्लासेस ले लिया करते थे। बट ये मेन चैलेंज था कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मंडे टू फ्राइडे के बीच में। तो आई एम डेफिनेटली श्योर इस जर्नी के ड्यूरिंग बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स रही होंगी, तो वो लर्निंग्स आप जितने भी फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स हैं, हमारे फ्यूचर चैंपियंस हैं, उनके साथ शेयर करना चाहेंगे कि क्या ऐसी टिप्स हैं जिनका उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए? मैम एक तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क में भी और आपके इमोशंस में भी। आपको हार्ड वर्क मतलब ये नहीं कि आपने मतलब एक दिन आपने मतलब कि 4 घंटे पढ़ लिए तो ये कि आप नेक्स्ट डे उसको छोड़ दें, नहीं, आपको एक मतलब प्रॉपर अपना मतलब टाइम शेड्यूल करना है कि हाँ मुझे क्वेश्चंस भी करने हैं आज, मुझे थ्योरी भी करनी है कवर, सब रोज करना है, और कंसिस्टेंसी इन हार्ड वर्क। और दूसरी चीज कंसिस्टेंसी इन इमोशंस। अगर आप मतलब कि अब किसी दिन इमोशंस में कंसिस्टेंट नहीं है कि आप मतलब हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं फील कर रहे, तो आपकी ऑफकोर्स एफिशिएंसी कम होगी। और दूसरी चीज जिसपे मैं फोकस करता हूँ मैम, आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए आपकी एफिशिएंसी अच्छी आ रही है। मतलब ऐसा लगता है कि सिलेबस वास्ट है, पर सिलेबस इतना वास्ट नहीं है। अगर हम उसको पीस बाय पीस करें और मतलब कि चीज़ों को कंसेप्चुलाइज ज़्यादा करें और लर्निंग पार्ट को सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी होता है मैम। लर्निंग पार्ट को सेग्रीगेट कीजिए और कंसेप्चुअल पार्ट उसको सेग्रीगेट कीजिए, अलग अलग कीजिए दोनों को। और फिर कंसेप्चुअल जो होता है वो लॉन्गर टाइम रिटेन रहता है हमारे माइंड में, पर जो लर्निंग वाला है उसको मतलब शॉर्ट नोट्स वगैरह या फिर कोई ट्रिक वगैरह से आप याद कर सकते हैं। तो ये सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैम। तो दक्ष का कहना ये है कि बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं, उसको देख के परेशान मत होइए, चीजों को सेग्रीगेट कीजिए, एंड दैट इज हाउ यू कैन बिकम अ चैंपियन ऑफ आकाश लाइक ही डिड। Congratulations Daksh on being a champion of Akash. It has been a great conversation. I wish you all the very best for your future endeavors ahead. All the best.